तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है ये। अगर आपका एनएमएस के अंदर अप्रैल का एग्ज़ाम है, अगर बच्चे आप ऑन डिमांड का एग्ज़ाम भी दोगे, ठीक है, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिकली बच्चे अगर आपका अप्रैल थ्योरी में एग्ज़ाम है, डेट शीट आ चुकी है, आप सबको मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है बच्चे, डेट शीट आ चुकी है, आपने देख भी लिया होगा डेट शीट। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ बच्चे, देखो पता क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि आपको क्वेश्चन पूरा आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है लेकिन वो लिख नहीं पाते। क्वेश्चन आपको आता है लेकिन आप लिख ही नहीं पाते। मतलब क्या है इस बात का, तो पहले ही बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैथ्स के अंदर ही कोई सवाल आ रहा है आपका, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर ही सवाल आ रहा है, या फिर 12th क्लास के लेते हैं, फिजिक्स के अंदर सवाल आ रहा है, ठीक, फिजिक्स का सवाल आ रहा है, ठीक, तो आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। देखो बच्चे, अगर पता क्या होता है, कम से कम आपको पेजेस तो भरने ही पड़ेंगे, पेजेस तो भरने ही पड़ेंगे, एंड वही आप नहीं भर पाते हो, फिलअप नहीं कर पाते हो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा था, देखा होगा आपने, कि कम लिख कर भी ना ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप कम भी लिखोगे तब भी ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। या फिर मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो चाहे फिजिक्स का एग्जाम लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है या फिर आता है और आप लिख नहीं पा रहे हो, तो यहाँ दोनों महीना क्या होता है, स्टेप दोनों में क्या, हर सब्जेक्ट में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है ना, स्टेप वाइज। लेकिन स्टेप वाइज मार्किंग के अंदर पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ तक मैं लिख दूंगा, मार्किंग मार्किंग कहाँ तक लिख दूंगा तो मुझे मेरा मार्क्स मिल जाएगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स। देखो पहले तो आप पासिंग मार्क्स सिक्योर करोगे, क्या करोगे, पहले आप पासिंग मार्क्स सिक्योर करोगे, पूरा पेपर देखोगे एंड देखोगे हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, उसको करोगे एंड एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, जो कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है आपका, लाइक फिजिक्स के अंदर होता है, तो आपके यहाँ पे 26 से 27 मार्क्स लाना पड़ेगा, 26 ही मार्क्स लाना पड़ते हैं वैसे तो, ठीक है, 26 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स होता है 33%। और सेम ये प्रैक्टिकल में भी रहता है, मतलब 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था आपका, तो अगर 7 मार्क्स आएगा तो आप पास कहलाओगे, ठीक, तो ये ठीक हो गया। तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा कैसे मुझे, अगर आप स्टेप वाइज पेपर करते हो ना आपका, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है आपको ग्रेस मार्किंग का। ग्रेस मार्किंग, ग्रेस मार्किंग क्या होता है बच्चे, कभी भी आप आपने देखा होगा, जनरली यही होता है कि अगर आपने पेपर लिखे, ठीक है, और कोई बच्चा फेल हुआ, तो बच्चा कोई फेल होगा तो कम से कम 8 से 10 मार्क्स पे फेल होगा मिनिमम, मिनिमम इतने मार्क्स तो फेल हो ही रहा होगा, बाकी 10 मार्क्स 20-30 जीरो भी आ रहे होंगे उसके, लेकिन मिनिमम इतने मार्क्स से फेल हो रहा होगा। कभी भी 3 मार्क्स से फेल नहीं होगा, 4-5 मार्क्स से फेल नहीं होगा। मतलब अगर 5 मार्क्स से कम मार्क्स आपको आ रहे हैं ना एग्जाम के अंदर, और आप तो क्या टीचर क्या करेगा, आपको टीचर इतने मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है ना, इतना उसके हाथ में रहता है। एंड उससे कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने 4 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों दिया, ठीक है, समझ रहे बच्चे। लेकिन ये टीचर जो भी आपका पेपर चेक करेगा बच्चे, उसको आपको अगर आपको उससे 4 मार्क्स 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेना है आपको, तो बच्चे आपको प्रॉपर पेपर लिखना पड़ेगा। और प्रॉपर पेपर का मतलब है कि स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। अगर मैं स्टेप वाइज अपना आंसर लिखता हूँ तो मुझे तरीके से मेरा मार्क्स तो मुझे अच्छे मिलेगा ही, ठीक है, एंड मैं पेजेस भी भर पाऊंगा एंड मुझे टीचर भी इम्प्रेस होता है। अगर आंसर एंड में आंसर गलत आता है तब भी स्टेप के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो ये तो बात हो गई बच्चे कि कैसे आप पेपर लिखेंगे। अब मैं बता बच्चे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रिपेयर, मैंने बताया बच्चे एग्जाम में लिखना कैसे है, मैंने बताया आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। अब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, है ना, क्योंकि देखो बच्चे पढ़ तो आप सभी रहे हो, पढ़ तो आप सभी रहे हैं, चाहे मैथ्स हो प्रैक्टिस कर रहे होगे, फिजिक्स प्रैक्टिस, केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पे ना आपको एक मिथ है, ठीक है ना, बहुत लोगों को मिथ है कि यहाँ पे 90% नहीं आते, यहाँ पे 95% नहीं आते, एनओएस के अंदर बच्चों को 95% देते ही नहीं है, ऐसे बहुत लोगों को मिथ है। तो बच्चे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ना बच्चों को 97-98% भी आया है, अगर आप चैलेंज करते हो तो, ठीक। तो बेसिकली ये बात हो गई। एंड बच्चे बहुत बोलते हैं सर फेल बहुत होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर भाई आप पढ़ के एग्जाम लिखोगे ना तो कोई भी फेल नहीं होता है, ठीक है, सीबीएसई की तरह ही एनओएस बोर्ड है, एक्स्ट्रा कोई अलग
कहानी नहीं है, सिर्फ आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जो मैंने बताया स्टेप वाइज आपको मार्किंग एग्जाम लिखना है, तो उसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे। पहले बात तो देखो बच्चों, जो आप पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वीडियो फॉलो कर रहे हो, जिसके थ्रू भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका वीडियो देखो आप। वो अगर स्टेप वाइज पढ़ा रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहा तो उसका कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो एंड बच्चे अपना एक प्रॉपर सा नोट्स बनाओ, अगर बन सकता है तो। ठीक है, नोट्स बनाओ और नोट्स में लिखना नहीं है आंसर। ठीक है, नोट्स में लिखना नहीं है, बस एक होता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स ना आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ना आप डिराइव कर रहे हो कोई फॉर्मूला, केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के अंदर आप कुछ फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, तो पहले क्या आएगा, पहले हमें उसके वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, एंड ट्राई करना बच्चे, अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें एग्जाम दे रहे हैं, लाइक मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसमें क्या करें, डायग्राम जरूर बनाएं आप। डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप डायग्राम बना के आते हो ना बच्चे, तो टीचर को समझ में आ जाता है देखकर कि हाँ क्वेश्चन उसी बारे में है, एंड डायग्राम के भी अलग से मार्क्स मिलते हैं। अगर 5 मार्क्स की कहानी रहेगी ना आपकी, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक नंबर तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा उन 5 मार्क्स में से। ठीक है ना, कभी भी बच्चे आंसर के 5 मार्क्स नहीं होते, स्टेप के 5 मार्क्स होते हैं, स्टेप के। ठीक है, हर स्टेप में आपको मार्क्स ऐड ऑन होता जाता है। ठीक है ना, कभी आपने देखा होगा कि टीचर कभी एग्जाम कैसे चेक करते हैं, तो कभी आपने स्कूल में देखा होगा, अगर आप रेगुलर स्कूल कभी गए होंगे छोटी क्लास में, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब टीचर चेक कर रहा होता है ना, तो टिक लगा रहा होता है, देखा होगा जनरली आप ऐसे करके देखा होगा आपने, तो वो स्टेप चेक कर रहा होता है, हाँ फर्स्ट स्टेप ठीक है, सेकंड स्टेप ठीक है, थर्ड स्टेप ठीक है, एंड उस हिसाब से वो आंसर का आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है ना, जनरली उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बच्चे जब आप बड़े होते हो तो ठीक है ना, तो मार्किंग स्कीम जैसी आती है, मैंने बहुत बार बताया आपको मार्किंग स्कीम क्या है, आप पिछले वीडियो में जाके देख लेना मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो एनएसएस की वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ से मार्किंग स्कीम देखोगे तो स्टेप वाइज की भी आपके मार्क्स मिलते हैं, तो जब स्टेप आपसे चेक किया जाता है। ठीक, तो पहले वेरिएबल लिखोगे, फिर आप डिफाइन करोगे, ये डिफाइन पहले करोगे है ना, डिफाइन करोगे, फिर क्या करोगे, फिर इवेलुएट करोगे। ठीक, फिर कंक्लूजन लिख के जो भी आंसर आया, ठीक है, एंड अपना क्लोज कर दोगे आंसर को। और ये स्टेप आपको बताना नहीं है कि मैं अभी इवेलुएट कर रहा हूँ, अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, अब मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, नहीं, ये आपके माइंड में होगा, ये आपके माइंड में होगा, और इसी चीज़ को तो प्रिपेयर करना है, इसको ही प्रिपेयर करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है ना, साइंस का सब्जेक्ट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है ना, अगर कोई जनरल सब्जेक्ट है लाइक पेंटिंग हो गया, मास कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट कोई सा भी हो बच्चे, अगर आप कॉमर्स के हो तब भी ठीक, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दे, और वैसे तो देता नहीं है, लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए देता है तो आपको वहाँ भी स्टेप वाइज करना होता है, और एक भी गलती करते हो पूरा बैलेंस शीट खराब हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसको पता होगा। ठीक, तो चाहे आर्ट्स का भी हो, तो बच्चे हिस्ट्री का एग्जाम लिख रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपके ऊपर केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो केस स्टडी क्या बोला है आपको कि पुलवामा, डिस्क्राइब द पुलवामा अटैक। ठीक, वैसे तो ये हिस्ट्री का नहीं बच्चे, ये आ जाएगा करंट अफेयर में आएगा वैसे तो। ठीक है ना, ये हिस्ट्री का सवाल तो नहीं हुआ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक करंट अफेयर क्वेश्चन हुआ। हिस्ट्री तब आती है बच्चे जब 25 साल से 30 साल पुराना इवेंट हो। मैं पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूँ आपको, लेकिन आप समझ जाओ, मतलब 30-35 साल से पुराना इवेंट होता है तो वो हिस्ट्री में आता है। लेकिन देखो, डिस्क्राइब द पुलवामा अटैक, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप करोगे कैसे, तो पहले तो आप इसका इंट्रो लिख दोगे कि भाई हुआ क्या था। ठीक है, कि भाई हुआ क्या था कि हमारे जवानों पर अटैक किया गया था, कुछ 300 kg प्लस RDX करके कुछ था ना, मटेरियल था जो हम पे आके अटैक कर दिया गया था। ठीक है, और पाकिस्तान ने कुछ रहने वाले 2 व्हीकल के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, एंड हमारे 50+ जवानों की डेथ हो गई थी। ठीक है ना, तो ये सब हम, ठीक है ना, लिखेंगे। और ये इंट्रो हो गया। फिर हुआ क्यों, तो भाई कब हुआ, तो 14 फ़रवरी को हुआ, ये डेट याद रखना पड़ेगा आपको, 14 फ़रवरी को हुआ, 2019 में हुआ है ना, ये सब। फिर भाई ये हो क्यों रहा था, तो उस टाइम पे
हम क्यों नहीं रोक पाए, क्या कारण था, ठीक है, तो इंटरनली हमें क्या दिक्कत था कि हम नहीं रोक पाए। तो ये सब सवालों का आंसर आप मन में उनके स्टेप वाइज लिखते रहोगे, स्टेप 1 में ऐसा कुछ लिखते रहोगे और आपको आंसर में ऐड होता रहेगा। एंड आपको कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि हम इसको रोक सकते थे, हम इस अटैक को रोक सकते थे, हमारे जवान शहीद नहीं होते, लेकिन गलती किसकी थी, हमारी गवर्नमेंट की थी, हमारी गवर्नमेंट की गलती थी, इंटरनल फॉल्ट था, ठीक है ना। इंटरनली बच्चे अगर इतना बड़ा कॉन्वे, सिंपली देखा जाए बच्चे, दुखद घटना थी, आपने भी देखा होगा कि यार अगर बहुत बड़ा कॉन्वे जा रहा है तो साइड में सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए, है ना, कि अगर इधर से कोई एंटर ना कर जाए, ठीक है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि हाँ भाई इतना बड़ा कॉन्वे जा रहा है तो उसको पहले निकलने दिया जाए, है ना, उसको पहले निकलने दिया जाए। जनरली क्या होता है कि कोई नेता वगैरह हमारे शहरों में आपने देखा होगा, कोई नेता जाता है तो ट्रैफिक को रोक देते हैं, ट्रैफिक को पहले रोक देते हैं कि भाई पहले उसको उनको जाने दो, ठीक है ना। तो अगर आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हो तो एटलीस्ट हमारे जवानों को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट वो ज़्यादा काम करते हैं हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जवान हमारे लिए ज़्यादा काम करते हैं, वो भाई बॉर्डर पे खड़े रहते हैं एंड ठीक है हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यार चलो हम उतना आगे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। और टॉपिक में हमारा यही बच्चे कि एग्ज़ाम लिखना कैसे है, ठीक है, और एग्ज़ाम लिखने के लिए प्रिपेयर अपने आप को कैसे करना है। और इन सब को देखो बच्चे, आपने लिखने के लिए देख लिया कैसे लिखना है, सब एग्जाम में लिख दिया, डायग्राम बना दिया, प्रॉपर स्टेप बाय आंसर लिख दिया, लेकिन स्टेप बाय आंसर लिखने के लिए हमको पता भी तो होना चाहिए कंटेंट में लिखना क्या है। अगर मुझे पुलवामा अटैक के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं लिखूंगा क्या, ठीक है, या फिर मुझे कुछ भी हिस्ट्री का सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल है या फिजिक्स का सवाल है, उसका आंसर नहीं पता होगा तो कैसे करूँगा। तो मुझे आंसर पता करने के लिए ना या तो आपने पूरा जैसे नॉर्मली बच्चे पढ़ते हैं वैसे पढ़ो, एंड मुझे टाइम उतना नहीं है, तो आप क्या करो, हर सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट का बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर ले लेने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर मोर देन इनफ है। देखो बच्चे, आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत बड़ी क्लास में हूँ, 10th बहुत बड़ी क्लास होती है, 12th बहुत बड़ी क्लास होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप बच्चे हो, अभी सारे के सारे आप बच्चे हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सारे के सारे आप बच्चे हो। और 10वीं 12वीं बहुत छोटी क्लास होती है, 10th एंड 12th छोटी सी क्लास होती है, जो स्कूल के बच्चे हो आप लोग, ठीक है ना। अब आप एनओएस के अंदर आए हो, ओपन से दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी सी क्लास है। तो यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट होता है, समझ रहे। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटिशन में चलता है। पिछले साल का क्वेश्चन, उससे पिछले साल का क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो अगर मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। चलो ठीक है भाई। तो भाई अब मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने निकाल लिया। पहली बात ये बच्चे, अगर आप पीडीएफ में सॉल्व करोगे तो नहीं मजा आएगा आपको, ठीक है। 10 20 50 रुपये खर्च करना, प्रिंट आउट निकालना है, तब सॉल्व करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चन हो जाए उस पर टिक लगाना, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप अगर आप ऐसे करते हो ना तो बहुत आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। एंड फिर आपको लगता है, और पता क्या होता है, कभी एग्जाम में ना, एग्जाम पास करने के लिए, चाहे आप कोई सब एग्जाम दे रहे हो बच्चे लाइफ में, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हो, चाहे आप एनओएस का 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फ्यूचर में किसी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे जॉब के लिए, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम दो तरीके से दिया जाता है, एग्जाम दो तरीके से दिया जाता है बच्चे। पहला, आप जो पढ़ के गए वो आप लिख के आओगे। दूसरा बच्चे आपके दिमाग में चल रहा होता है। अगर आपका मेंटल एबिलिटी, आपका मेंटली आप पॉजिटिव है, आपके बच्चे जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़िया है, तो आप पास होके आएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, मैंने कभी अपने बारे में नहीं बताया, कभी बताऊंगा, ठीक है, कैसे मैंने कितने सारे एग्जाम मैंने निकाले हैं बच्चे। जो हम जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करते थे ना, तो मैं बताऊंगा आपको बाद में कभी, ठीक है ना। तो बच्चे अगर आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे बुरे मार्क्स आएंगे, सब आपके दिमाग में डिसाइड होता है। पहले ही आप सोच लेते हो। अगर आप आपने सोच लिया पहले ही कि मेरा एग्जाम तो अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो अच्छा बिल्कुल कभी नहीं जाएगा। अगर मैंने आप सोच लो मेरा एग्जाम तो अच्छा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी क्या बात हो गई, अच्छा कैसे जाएगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। बच्चे सब के सब आपके सोचने पे डिपेंड करता है। अगर आप सोच लोगे कि मैं पास हूँ, मैं टॉप करूंगा, मेरी जॉब लग गई है, मैं पास हो जाऊंगा, तो पास हो जाओगे। एंड जरा सा भी डाउट करोगे
तो फिर नहीं होगे पास। ठीक है ना। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि सोचने से बहुत कुछ होता है, सोचने से बहुत कुछ होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी लेकिन देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए बच्चे आपको ना भूख लगी है, आपको भूख लगी है, तो पहले आपने सोचा कि मुझे भूख लगी है, तब आपको आपकी माता जी आप अपने माता जी से मांगते हो खाना, तब आपकी मम्मी आपको खाना निकाल के देती हैं। बिना सोचे बच्चे कोई भी काम होता ही नहीं है। ठीक है, आपने ये वीडियो सर्च किया होगा, आपके पास आप इससे पहले आपने सोचा होगा, करने से पहले आपने सोचा होगा। मतलब बच्चे हर चीज आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। अगर बच्चे आप पास करना चाहते हो ना, तो मन में ठान लो, डेली बोलो सुबह, भाई मैं तो पास हूँ, मैं तो पास हूँ, मेरा जेईई मेंस भी निकलेगा, मेरा नीट भी निकलेगा, मैं डॉक्टर भी बनूंगी, मेरा इंजीनियर भी बनेगा, मैं डॉक्टर भी बनूंगा, मैं डॉक्टर भी बनूंगी। बच्चे चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो ना, ठीक है, तो आपका सारा काम बनेगा। ठीक, तो पहली बात तो ये, तो मैंने कहा ना आपको, पेपर क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आपकी स्किल चाहिए रहती है। मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि बच्चे वहां पे ना आपका दो तरीके से काम कर रहा होता है। क्योंकि एक बच्चा डर के मारे लिख ही नहीं पाता, और एक बच्चा बोलता है छोड़ना मेरा तो भाई, मैं तो पढ़ के नहीं आया, मैं तो सब लिखूंगा, मैं तो सब लिखूंगा। तभी बच्चे बैक बेंचर भी कभी कभी ज़्यादा मार्क्स ले आता है। और कभी देखा होगा आपने, बैक बेंचर बाद में अच्छा करता है लाइफ में, क्योंकि उसके बाद कोई रिस्क ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, कोई फियर ही नहीं है। समझ लेना। तो आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक, तो जो आपको जो मन में डर है ना बच्चे, कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सर मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, ठीक है, प्रिपेयर कैसे करूंगा, स्टेप वाइज क्वेश्चन लिखो, मोटिवेटेड रहो, डरो नहीं, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, एंड जो बताया उसको फॉलो करो, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दो, उसको बता दो भाई कि डरने वाली बात नहीं है, पास होना बहुत ईजी है, पास होना बहुत ईजी है, और 75% लाना है, तो स्टेप वाइज करो एंड प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।